फरवरी साल 2011 की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर काले रंग का एक लावारिस बैग संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ था। लोगों को पहले लगा कि जिसका भी बैग होगा वो आसपास ही होगा। जब वो बैग घंटों तक स्टेशन के बाहर पड़ा रहा तो लोगों को लगा कि बैग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लोगों ने पुलिस को उस लावारिस बैग की खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है। जब पुलिस उस बैग की जांच करती है तो पुलिस टीम को बैग के अंदर एक युवती की लाश मिलती है। युवती के पेट पर मोर का टैटू बना हुआ था और उसकी नाभि पर नेवल रिंग भी थी। लड़की की उम्र 28-29 साल के आसपास थी। लड़की को किसी तरह उस बैग में ठूंस दिया गया था। लड़की के दोनों हाथों को उसके दोनों पैरों के बीच में ऐसे बांध दिया गया था ताकि वो छोटे से बैग में पैक हो सके। पुलिस ने आसपास के लोगों से यह पता लगाना शुरू कर दिया कि स्टेशन के बाहर अगर किसी ने बैग रखा है तो हो सकता है किसी ने उसे देखा हो, परंतु सबने मना कर दिया। फिर पुलिस ने तुरंत उस लड़की की तस्वीरें और उससे जुड़ी जानकारी अखबारों और न्यूज चैनलों को दे दी। लड़की की तस्वीरें न्यूज चैनलों में चलती रहीं। लड़की के पेट पर मोर का टैटू बने होने के कारण मीडिया ने इस मामले को एक नया नाम दिया, द गर्ल विद द पीकॉक टैटू। ये नाम साल 2008 में स्वीडिश पत्रकार और लेखक स्टीव लार्सन के इंग्लिश में अनुवादित बुक द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू से लिया गया था। प्रकाशित होते ही ये बुक बेस्ट सेलर बन गई थी। इसी बुक पर साल 2011 में एक फिल्म भी आई थी, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। ये फिल्म 40 साल से गायब एक महिला की खोज पर आधारित है। ये केस भी बिल्कुल वैसा ही था। खैर, लड़की की लाश को शिनाख्त के लिए सुरक्षित रख दिया गया। बाद में लाश का पोस्टमार्टम भी किया गया। लड़की की तस्वीर को कई दिनों तक न्यूज चैनलों में दिखाया गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस के पास नहीं पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में बहुत हाथ पैर मारे। कई पहलुओं से मामले की जांच भी की गई, परंतु पुलिस को कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसके सहारे जांच और आगे बढ़ पाती। आखिरकार थक हार कर पुलिस ने 23 फरवरी 2011 को लड़की के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने द गर्ल विद द पीकॉक टैटू का चैप्टर बंद कर ही दिया था कि तभी लड़की के अंतिम संस्कार के अगले दिन यानी 24 फरवरी को करतार सिंह सोलंकी नाम का एक व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचा। करतार सिंह ने दावा किया कि अखबारों और न्यूज चैनलों में दिखाई जाने वाली तस्वीर उसकी बेटी नीतू सोलंकी की है। करतार सिंह ने दावा किया कि उसकी बेटी ने पिछले साल यानी मई 2010 में सिंगापुर जाने से पहले पेट पर मोर वाला टैटू बनवाया था। अब पुलिस यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर लाश करतार सिंह की बेटी नीतू की है तो फिर करतार सिंह लाश मिलने के 13 दिन बाद उनके पास क्यों आए हैं? इससे पहले वह कहां थे? जब यह सवाल करतार सिंह सोलंकी से पूछा गया तब करतार सिंह ने बताया कि नीतू ने उन लोगों को पिछले साल जून में बताया था कि उसे सिंगापुर में नौकरी मिल गई है, जिसकी वजह से उसे अब सिंगापुर में ही रहना पड़ेगा। इससे नीतू के परिवार को यही लगता रहा कि नीतू सिंगापुर में रह रही है। परिवार वालों ने दलील दी कि इसीलिए उनके जहन में कभी ख्याल ही नहीं आया कि लाश उनकी बेटी नीतू की हो सकती है। लाश मिलने के एक दिन पहले 10 फरवरी 2011 को नीतू ने घर वालों से वेबकैम पर बात भी की थी। उस समय भी नीतू ने यही बताया था कि वो सिंगापुर में है। करतार सिंह ने पुलिस को बताया कि उस दिन नीतू के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। पूछने पर नीतू ने कहा था कि वो सीढ़ियों से गिर गई है, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई है। नीतू ने उन्हें यह भी बताया था कि वो 11 फरवरी से 24 फरवरी के बीच वो दिल्ली अपने घर आने वाली है। पुलिस ने पूछा कि 13 दिनों से नीतू ने आप लोगों को कोई कॉल नहीं किया, कोई संपर्क नहीं किया, तब भी आप लोग परेशान नहीं हुए? इस पर परिवार वालों ने कहा कि 10 फरवरी के वीडियो कॉल के बाद से ही नीतू का फोन स्विच ऑफ हो गया था। नीतू ऐसा पहले भी कर चुकी थी। नीतू की बहन का कहना था कि जब वो 10-15 दिनों के लिए बाहर जाती थी तो पहले ही बता देती थी कि वह उन लोगों से चैट या कॉल नहीं कर पाएगी। इसीलिए उन्हें लगा कि शायद नीतू इस बार भी अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर चली गई होगी और कॉल करके उन्हें बताना भूल गई होगी। साथ ही उन्हें यह भी लग रहा था कि वह सीधे घर आकर उन्हें सरप्राइज देना चाहती होगी। इसीलिए नीतू से संपर्क ना हो पाने से सबने इसे आम घटना की तरह लिया। परिवार वालों का कहना था कि वो मई 2010 के बाद से ही नीतू से नहीं मिले थे। बेटी से जो भी बात होती थी वह टेलीफोन और इंटरनेट के जरिए ही होती थी। बाद में उसने फोन पर बात करना भी कम कर दिया था। अब सवाल यह था कि जब नीतू सोलंकी सिंगापुर में थी तो उसकी लाश नई दिल्ली में कैसे मिली? 13 दिन बाद पुलिस को एक नया नाम मिल चुका था, नीतू सोलंकी का। नाम मिलते ही पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। नीतू का परिवार पश्चिमी दिल्ली के मटियाला में रहता था। उसके जानने वाले लोगों के मुताबिक नीतू स्टाइलिश, आधुनिक और इलाके की युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा के रूप में जानी जाती थी।
नीतू की बहन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नीतू बहुत हिम्मती लड़की थी। वो किसी से भी डरती नहीं थी, हर किसी से भिड़ जाती थी। एक बार साइकिल से जा रहे एक व्यक्ति ने उसे छेड़ने की कोशिश की तो नीतू ने उसे ऐसे धमकाया कि वह व्यक्ति अपनी साइकिल छोड़कर चला गया। नीतू उसकी साइकिल लेकर घर चली आई। एक बार तो नीतू ने भद्दे कमेंट करने वाले लड़के का कॉलर पकड़ लिया था। नीतू सोलंकी की उम्र करीब 29 साल थी। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी। नीतू दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुकी थी। साथ ही उसने कंप्यूटर कोर्स भी किया था। नीतू के पिता करतार सिंह, जो डेयरी के कारोबारी और एक रियल एस्टेट एजेंट थे, उनका कहना था कि नीतू बहुत बहादुर लड़की थी जो बड़ी चीजों के लिए बनी थी। 2007 में 25 साल की उम्र में उसने मटियाला में नगर निगम का चुनाव लड़ा था, पर वह जीत नहीं पाई। साल 2009 में नीतू ने एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया था। अब नीतू सोलंकी का मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंच गया था। जांच टीम नीतू के दोस्तों और उसे जानने वाले लोगों से लगातार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में जांच टीम को एक बहुत जरूरी बात पता चली। साल 2009 में नीतू के एक दोस्त ने किसी पब में नीतू को राजू गहलोत नाम के एक शख्स से मिलवाया था। राजू का परिवार दिल्ली के नवादा में रहता था। राजू ने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से पढ़ाई की थी। फिर उसने टूरिज्म में मास्टर डिग्री ली। राजू ने दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट से फ्रेंच डिग्री भी ली थी। लंबे कद के राजू ने पहले मॉडलिंग में अपना भविष्य आजमाया। फिर उसने एक ट्रैवल फर्म में काम किया। फिर 2006 में वो एयर इंडिया के केबिन क्रू में शामिल हो गया। एयर इंडिया में शामिल होते ही उसे वसंत विहार के एयर इंडिया कॉलोनी में रहने के लिए एक घर मिल गया। नीतू और राजू अपनी पहली मुलाकात के बाद बहुत जल्द एक दूसरे के करीब आ गए। यह करीबी इस कदर थी कि नीतू राजू गहलोत को अपने घर भी ले गई और राजू नीतू के माता पिता को पसंद नहीं आया। नीतू की मां का कहना था कि राजू ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जो अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छुपाए हुए है। पुलिस को लगा कि नीतू की मौत की डोर इसी राजू गहलोत से जुड़ी हुई हो सकती है। पुलिस इस राजू गहलोत और नीतू के रिश्तों के बारे में और खोजबीन करने लगी। जांच में पता चला कि मार्च 2010 तक नीतू और राजू एक दूसरे के साथ रह रहे थे। नीतू और राजू एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर उन्हें डर था कि उनके परिवार वाले इस शादी के लिए कभी हां नहीं कहेंगे। इसीलिए नीतू ने जून 2010 में सिंगापुर में नौकरी मिलने की झूठी कहानी गढ़ डाली। वहीं राजू गहलोत ने अपने परिवार से कुछ नहीं बताया। नीतू के परिवार को लगता रहा कि नीतू सिंगापुर में है, पर वो तो राजू के साथ इंडिया में ही थी। जिस दिन नीतू ने अपने परिवार से बताया कि वह सिंगापुर जा रही है, उसी दिन से राजू ने एयर इंडिया के लिए काम करना बंद कर दिया। इसके बाद राजू को मिले वसंत विहार वाले घर को बंद कर दिया गया। जून महीने में दोनों दुबई गए। फिर इंडिया लौटकर वह कुछ समय के लिए मुंबई और बेंगलुरु में रहे। दोनों वहां कॉल सेंटर में काम करते रहे। बेंगलुरु में रहने के दौरान राजू ने नशे की हालत में कुछ लोगों से झगड़ा कर लिया। इस झगड़े से हालात इतने बेकाबू हो गए कि दोनों को दिसंबर 2010 में दिल्ली लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिल्ली लौटने के बाद नीतू और राजू दोनों बेरोजगार हो गए थे। उन्होंने आश्रम चौक के पास एक घर किराए पर ले लिया। राजू गहलोत के बारे में यह सब पता चलने के बाद पुलिस राजू गहलोत को ढूंढने में लग गई, परंतु उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उसी समय पुलिस को पता चला कि राजू गहलोत अपने कुछ रिश्तेदारों के संपर्क में था जो उसे पैसों और उसकी जरूरत की चीजें उपलब्ध करा रहे थे। इन्हीं रिश्तेदारों की लिस्ट में नवीन शौकीन का नाम सबसे ऊपर था। नवीन राजू के बुआ का लड़का था जो पश्चिम दिल्ली के नांगलोई में रहता था। गुरुग्राम में वह एक बर्फ की फैक्ट्री चलाता था। 2 मार्च 2011 को पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में नवीन ने खुलासा किया कि 11 फरवरी की सुबह 5 बजे राजू ने उसे फोन किया था और उसकी स्कोडा कार मांगी थी। पुलिस ने सवाल किया कि उसे कार की क्या जरूरत थी। नवीन चुप हो गया, पर पुलिस ने जब उस पर सख्ती दिखाई तब उसने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि राजू ने तेज धार वाले हथियार से नीतू का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए राजू उसकी कार मांग रहा था। किसी कारण से नवीन राजू के साथ नहीं जा पाया। तब राजू को नीतू की लाश को ऑटो से फेंकने का विचार आया। उसने सोचा कि वह ऑटो से अकेले रेलवे स्टेशन जाएगा और ट्रेन से नीतू की लाश को पहाड़ों पर फेंक आएगा। राजू काले रंग का करीब 2.5 फुट का एक ट्रैवलिंग बैग लाया जिसमें नीतू की लाश को रखने वाला था, और छोटे से बैग में करीब 5 फुट की लाश को रखना लगभग असंभव था। इसीलिए उसने नीतू के हाथों को पैरों के बीच डालकर रस्सियों से बांध दिया। फिर उसने नीतू की लाश को बैग में जबरदस्ती ठूंस दिया। इस तरह राजू ने नीतू के प्यार की कीमत चुकाई, जिस लड़की ने उसके लिए अपने मां बाप तक को छोड़ दिया। राजू ने समाज में ऐसी मिसाल पेश की जिसे सुनकर लोग प्यार से नफरत करने लगेंगे। खैर,
राजू लाश से भरे बैग को ऑटो में रखकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया, लेकिन जब उसने स्टेशन के एंट्रेंस पर एक्स-रे स्कैनर को देखा तो वह डर गया। वह बैग को स्टेशन के बाहर ही छोड़कर भाग गया। राजू के भाई नवीन के मुताबिक 13 फरवरी को राजू उसके घर पर ही रुका हुआ था। फिर 20 से 25 फरवरी को भी वो उसके घर जाकर रहा। राजू ने नवीन से 10,000 भी उधार लिए। नवीन पर नीतू की हत्या मामले में राजू को शरण देने और उसकी मदद करने के आरोप लगे। पुलिस का कहना था कि नीतू और राजू गहलोत में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थीं। ऐसे ही किसी लड़ाई में नीतू ने राजू के पहचान पत्रों और शैक्षणिक दस्तावेजों को जला दिया था। पुलिस के मुताबिक राजू नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने में माहिर था। शायद इसीलिए नीतू ने उसके दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया था। 10 फरवरी 2011 की रात को नीतू और राजू के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, जिससे नीतू को सिर पर चोट लग गई थी और उसने सिर पर पट्टी बांधा था। जब नीतू ने घर पर वीडियो कॉल किया था, तब घर वालों के पूछने पर उसने झूठ बोल दिया था कि वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि 11 फरवरी के शुरुआती घंटों में नीतू ने राजू गहलोत की बहन को संपत्ति को लेकर कॉल किया था, जिससे दोनों के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो गई। फिर दोनों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हालात नियंत्रण से बाहर चले गए। फिर राजू ने गुस्से में धारदार हथियार से नीतू का गला रेत दिया। अब पुलिस राजू गहलोत को बेसब्री से ढूंढ रही थी। पुलिस का मानना था कि राजू ने गोवा, मुंबई और बेंगलुरु में कई कॉल सेंटरों में नौकरी के लिए आवेदन किया था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह देश छोड़कर भाग पाए। वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता था, इसलिए वह जरूर किसी कॉल सेंटर में नौकरी की तलाश कर रहा होगा। पुलिस राजू की तलाश में कई शहरों में भटकती रही। पूरे भारत में कई जगहों पर छापेमारी की, यहां तक कि उन्होंने राजू का वांटेड पोस्टर पब्लिश करके उसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया। पर राजू गहलोत का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस को यह भी खबर मिली कि राजू बैंकॉक या नेपाल भाग गया है। इस बीच राजू के परिवार पर कड़ी निगरानी रखी गई, पर सब बेकार रहा। साल 2011 में दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर दिल्ली पुलिस को नीतू की लाश मिली थी। तब से 1-2 साल नहीं बल्कि 8 साल बीत गए, पर राजू गहलोत को पुलिस पकड़ नहीं पाई। इन 8 सालों में मामला पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। पर वहीं नीतू के परिवार वाले तब भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की राह देख रहे थे। नीतू के माता पिता का कहना था कि पुलिस के साथ उनका अनुभव बहुत बुरा रहा। पुलिस ने बेटी की हत्या में उन्हें ही फंसाने की कोशिश की। वहीं पुलिस का कहना था कि उन्होंने संदिग्ध हत्यारे राजू को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। पुलिस अब इस मामले को बंद ही करने जा रही थी कि तभी 8 साल बाद 2019 में पुलिस को खबर मिली कि राजू गहलोत मिल चुका है और वो गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में है। जून 2019 को रोहन दहिया नाम के एक व्यक्ति को गुरुग्राम के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रोहन सिगरेट और शराब बहुत पीता था। वह किडनी और लीवर की बीमारी से जूझ रहा था। रोहन गुरुग्राम में एक ऑटोमोबाइल कंपनी का कर्मचारी था। वह गुरुग्राम के सेक्टर 17 में 5,600 यानी 5600 रुपए महीने में पेइंग गेस्ट में रह रहा था। 17 जून तक रोहन एकदम स्वस्थ था, पर अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। उसने फोन करके अपने साथ काम करने वाले एक दोस्त को अपने रूम पर बुलाया। रोहन को देखकर दोस्त को लगा कि पेट दर्द का साधारण मामला है, इसीलिए दोस्त ने रोहन को पास के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। पर रोहन की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई। फिर उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। कंपनी के कर्मचारियों ने उसकी मदद की। जब इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तब सबने चंदा इकट्ठा किया, यहां तक कि ब्लड भी डोनेट किया गया, पर रोहन ठीक नहीं हुआ। रोहन की हालत देखकर डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने रोहन से बोल दिया कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। रोहन को जब लग गया कि अब वह कुछ ही समय का मेहमान है, तब उसने सबके सामने अपनी असली पहचान उजागर की। उसने अस्पताल में मौजूद कंपनी में अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों और दोस्तों से बताया कि उसका नाम रोहन दहिया नहीं बल्कि राजू गहलोत है। रोहन ने उन लोगों से अपने घर वालों को फोन करके अस्पताल बुलाने के लिए कहा। रोहन की घर पर बात कराई गई। 25 जून की रात को रोहन के घर वाले अस्पताल पहुंचे। रोहन उर्फ राजू गहलोत आईसीयू में अंतिम सांसें गिन रहा था। राजू के रिश्तेदारों ने पुलिस को भी खबर की कि राजू गहलोत मिल चुका है। वह गुरुग्राम के अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 26 जून 2019 की सुबह पुलिस अस्पताल पहुंची। पता चला नीतू सोलंकी को न्याय मिल चुका है। राजू गहलोत मर चुका था। पुलिस अंत तक राजू गहलोत को पकड़ नहीं पाई और राजू गहलोत भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं पाया। पुलिस का कहना था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राजू गहलोत उनकी नाक के नीचे गुरुग्राम में छुप कर रह रहा होगा।
नीतू की हत्या के बाद राजू गहलोत ने कई सिम कार्ड और फोन बदले। पुलिस का कहना था कि नीतू की हत्या के पहले से ही राजू फर्जी पहचान पत्र बनवाने में माहिर था। उसने बेंगलुरु और गुरुग्राम में नौकरी और घर पाने के लिए पहले ही रोहन दहिया के नाम से फर्जी पहचान पत्र बनवा लिया था। आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज वह आसानी से बनवा लेता था, इसीलिए पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। राजू गहलोत से रोहन दहिया बनने के बाद राजू ने अपना पूरा व्यवहार ही बदल लिया था। उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि रोहन यानी राजू बहुत कम बोलता था। नौकरी के दौरान उसने कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। वह कभी भी फोटो नहीं खिंचवाता था। वह पुराने जमाने का कीपैड फोन यूज करता था। राजू यह सारी चालाकी लोगों की नजरों में आने से बचने के लिए करता था। राजू किसी के साथ शराब तक नहीं पीता था। यह एहतियात इसलिए था ताकि उन नशे में लोगों के सामने अपनी सच्चाई ना उगल दे। खैर, राजू की मौत पर नीतू सोलंकी की मां का कहना था कि पुलिस बेटी को इंसाफ दिलाने में विफल रही, मगर भगवान ने उसे सजा दे दी। राजू सालों से गुरुग्राम में रहकर काम कर रहा था, परंतु फिर भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। नीतू के परिवार वाले अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे। ऐसे ढेरों मामले उदाहरण के लिए पड़े हुए हैं। हालांकि इसके बावजूद भी मुझे अपने कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगर राजू गहलोत को पुलिस पकड़ लेती तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए थी। आज के लिए बस इतना ही।